हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्ट एंड एग्जामिनेशन। तो मतलब जो टेस्ट होते हैं या फिर एग्ज़ाम होते हैं जो जो हमारे फाइनल जजमेंट देते हैं, हमारी जो क्वालिटीज़ होती हैं इंडिविजुअल्स की, तो उसकी क्या रेलिवेंस है, इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों लिए जाते हैं। तो भाई टेस्ट सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि टेस्ट मतलब कि एक टीचर ने जो कुछ भी पढ़ाया ना, तो वो अपना ही टेस्ट ले रहा होता है। वो बच्चों का टेस्ट नहीं होता, वो एक टीचर का टेस्ट होता है कि टीचर ने कैसा पढ़ाया है, हाउ टीचर टीच्स, है ना। तो टीचर की क्वालिटीज़ का पता चलता है, बच्चे की एक्सटेंस का पता चलता है, उसकी पोटेंशलिटी का पता चलता है। तो कहने का मतलब है कि सक्सेसफुल टीचिंग तभी मानी जाती है जब आपके जो टेस्ट, जो भी आपने लिया, सक्सेसफुल टेस्ट लिया, उसका आउटपुट आपको मिल रहा है। मतलब कि बच्चे के अंदर व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, उसकी जो लर्निंग्स है इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर वो हो रही है। तो कहने का मतलब है कि जो टेस्ट होते हैं या फिर एग्ज़ाम होते हैं, उसकी खुद की एक रेलिवेंस होती है, इम्पॉर्टेंस होती है। टेस्ट से एक टीचर को पता चलता है कि वो अपने आप को जज करता है। टीचर अपने आप को जज करता है कि वो कैसा पढ़ाता है, उसकी कितनी एबिलिटी है, वो उसके जो मेथड्स उसने जो अप्लाई किए थे टेस्ट में वो कितने कारगर हुए हैं, एग्ज़ाम से पता चलता है। एग्ज़ामिनेशन जो होते हैं, जैसे टेस्ट होते हैं ना, जैसे फॉर्मेटिव असेसमेंट्स होते हैं या फिर समेटिव असेसमेंट्स होते हैं। फॉर्मेटिव होते हैं जो ड्यूरिंग द प्रोसेस चलते हैं, मतलब कि जब लर्निंग हो रही है तो एक चैप्टर पढ़ाया टीचर ने, फिर उसके बाद टेस्ट हो गया, तो फॉर्मेटिव हो गया। उसके बाद जो समेटिव होते हैं, मतलब कि कपल ऑफ यूनिट्स होते हैं जो कि आपको एक टाइम पे आते हैं, उसको लास्ट में ले लिया जाता है। उसमें जजमेंट पास होती है टीचर के प्रति कि टीचर ने कितना इफेक्टिव पढ़ाया है। तो मतलब कहने का मतलब है कि जो एग्ज़ामिनेशन है वो टीचर को ये पता लगाने में मदद करता है कि कैसे बच्चा डेवलप हुआ है, क्या स्किल जो वो प्रोवाइड करना चाहता था उसके पढ़ाने के थ्रू क्या वो हुई है या नहीं हुई है। चाहे वो लिसनिंग में हो, चाहे वो स्पीकिंग में हो, चाहे उसकी ग्रामर हो, चाहे उसका रीडिंग सेक्शन हो, LSRW जो भी है वो डेवलप हुआ है कि नहीं हुआ है, ये एग्ज़ाम से पता चलता है, टेस्ट से पता चलता है। तो बिना टेस्ट के ये टीचर नहीं इवेलुएट कर सकता। तो मतलब कि रिजल्ट्स जो होते हैं वो टीचर को ये पता लगाने में मदद करते हैं कि कैसे बच्चा एक क्लास से दूसरी क्लास में प्रमोट करने के लायक है भी या नहीं। दूसरा, इसकी हम इम्पॉर्टेंस पढ़ रहे हैं कि टेस्ट और एग्जामिनेशन जो होते हैं उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, रेलिवेंस क्या है। तो मतलब कि इसमें पता क्या होता है, जो टीचर होता है उसमें बड़े सारे मेथड्स का इस्तेमाल करता है ना। बहुत डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्स लर्नर्स होते हैं, तो उनकी लर्नर्स के हिसाब से बहुत सारे मेथड्स एक्सपेरिमेंट करता है क्लास के अंदर जाके, ठीक है। तो इससे टीचर को पता चलता है कि अगर मान लो कि वो मेथड पढ़ाने के बाद बच्चे के अंदर परिवर्तन सच में देखने को मिल रहा है, तो वो उसके दिमाग में ये फिट हो जाएगा कि यार जो मैंने मेथड यूज़ किया था ना पढ़ाने की तरफ, तो वो काफ़ी कारगर है, इसका इस्तेमाल होना चाहिए। तो वो क्या करेगा, उसको प्रोत्साहन मिलेगा, टीचर को प्रोत्साहन मिलेगा कि कौन सा मेथड सूटेबल रहेगा इन बच्चों के लिए। ओनली टेस्ट एंड एग्जामिनेशन क्या करते हैं, हमें बता सकते हैं, टीचर को बता सकते हैं कि कौन सा मेथड बेटर है, अच्छा है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो थ्रू टेस्ट क्या होता है, ये हमने एक्सपेरिमेंट पढ़ लिया कि एक्सपेरिमेंट्स करता है, मतलब कि जो बच्चों पे एक्सपेरिमेंट्स करता है, अलग अलग तरीके से वो अपनाता है, मेथड्स को अपनाता है, ठीक है। चाहे वो टेक्नोलॉजी की मदद हो, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन की मदद हो, या चाहे वो नेचुरल इन्वायरमेंट में पढ़ाना हो, फील्ड ट्रिप्स हो, लैब्स में हो, या फिर कहीं पे भी, ये मेथड्स होते हैं, तरीका होता है। तो थ्रू टेस्ट क्या होता है कि डिफ़िकल्ट एरिया क्या है, ठीक है। कुछ बच्चों को क्या हुआ कि कुछ पार्ट है, यूनिट्स हैं, ये कुछ सिलेबस है ऐसा कि बच्चे को मतलब मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रंस कांट अंडरस्टैंड दैट पोर्शन, वो पोर्शन उनको समझ में ही नहीं आ रहा है। तो ये भी पता चल जाता है कि ये सिलेबस से हटाना है, उनकी मेंटल एबिलिटी के हिसाब से नहीं है। तो हम क्या करते हैं, सिलेबस का भी पता चलता है, हमें क्लैरिटी मिलती है कि कौन से डिफ़िकल्ट एरिया बच्चे को समझ में आते हैं कि नहीं आते हैं। कौन से टीचर को पता चलता है कि ये वाला एरिया तो बच्चे को आ ही नहीं रहा है, तो वो क्या करता है, एक्स्ट्रा क्लासेस लगवाता है, री टीचिंग करता है, वो सारी चीज़ें बार बार पढ़ाने का कोशिश करता है।
ये सारे टेस्ट जो होते हैं वो कल्टीवेट करते हैं एक हेल्दी स्पिरिट होती है, मतलब कि एक तरीके का ये टेस्ट होते हैं ना, उससे बच्चे के अंदर कंपटीशन की भावना आती है, वो भी हेल्दी। ये नहीं है कि दूसरों से नहीं, वो ऐसा कोशिश करता है यार मुझे भी पढ़ना है, मुझे भी नंबर लाने हैं, मुझे भी मोटिवेशन है ना, इस तरह के हाई ग्रेड्स लेके वो उसके अंदर एक एफर्ट्स करने की जो है शक्ति जागृत होती है। तो कहने का मतलब है कि हार्ड वर्क के लिए वो प्रेरित होता है कि एक हार्ड वर्क करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो मोटिवेशन देता है, टेस्ट जो होते हैं वो बच्चे को मोटिवेट करते हैं। तो एक टेस्ट कैसा होना चाहिए, तो यहाँ पे कुछ करेक्टरिस्टिक्स दी हैं कि एक टेस्ट में कुछ कुछ चीज़ें जो है वो वैलिडेशन होनी चाहिए, जैसे कि वैलिडिटी होनी चाहिए, रियल होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, ना कि सब्जेक्टिविटी, टीचर का उसमें कोई मत नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से कुछ इसके वो हैं, ठीक है। अब गुड टेस्ट में ये होना चाहिए, जब इंग्लिश का हम गुड टेस्ट बना रहे हैं, मतलब कि एक अच्छा टेस्ट बना रहे हैं, तो उसमें क्या होना चाहिए, मतलब कि एक टेस्ट जो है जो पढ़ाया है टीचर ने, जो कुछ भी सिलेबस कवर किया है उसी में से टेस्ट होना चाहिए। ये नहीं है कि मतलब कि अलग ही वैरायटी का कोई कंटेंट उसमें दे दिया बच्चे को, तो बच्चे को लगेगा ये बाहर से क्वेश्चन आया, ये हम नहीं करेंगे, तो बच्चा क्या करता है, उसको रिपेल करता है। और ये सही भी है कि जो एक गुड टेस्ट होता है वो पढ़ाया हुआ ही आता है पेपर में, 10th बोर्ड में भी पढ़ाया हुआ ही आता है, कुछ बाहर से आ जाता है तो वो वैलिड नहीं माना जाता, वो टेस्ट नहीं होता सही। तो गुड टेस्ट वो होता है जिस पे वेरियस स्किल्स पे क्या फोकस किया जाता है, लिसनिंग भी आपकी कवर हो, स्पीकिंग भी कवर हो, रीडिंग राइटिंग, ये सारी की सारी स्किल्स जो हैं वो कवर हो। ऐसा टेस्ट बनाओ जो बच्चा स्कोर कर पाए। देखो अब 7th क्लास का बच्चा है या फिर 6th क्लास का बच्चा है, तो उसके हिसाब से क्या होनी चाहिए, मतलब कि उसी के हिसाब से क्या होनी चाहिए, स्कोर कार्ड होना चाहिए। एक तरीके का ये नहीं है कि मतलब कि जैसे बड़ी क्लासेस होती हैं, सेकेंडरी क्लासेस होती हैं, तो उनके लिए मतलब ज़्यादा है ना, तो इजी बच्चा क्या कर पाए, स्कोर कर पाए कोई भी जो उसने पढ़ा है, जो उसके रिलेटेबल कंटेंट है, वो अच्छे से, वो उसको लगेगा ये तो इजी है ना, क्लियरली उसको। टेस्ट में इंस्ट्रक्शन प्रॉपरली दिए होने चाहिए कि ये इतने वर्ड्स में लिखना है, 500 वर्ड्स में लिखो, या फिर ये जो 1 मार्क्स का पेपर, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये वेरी शॉर्ट में है, ये लॉन्ग आंसर में, इस तरह से क्या इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं। इंस्ट्रक्शन प्रॉपर देने होने चाहिए टेस्ट के अंदर, कोई भी वेगनेस नहीं होनी चाहिए, गलत चीज़ नहीं होनी चाहिए। टेस्ट जो होते हैं वो बच्चे की मेंटल एबिलिटीज़ के हिसाब से होने चाहिए, जो मेंटल एज है ना उनकी, उसके हिसाब से होने चाहिए। ये मतलब कि अगर हायर क्लासेस में जाएं तो उनका जो सलेबस या फिर उनकी जो एबिलिटीज़ होती हैं, मेंटल एबिलिटीज़ होती हैं, कॉग्निशन की एबिलिटीज़ होती हैं, वो ज़्यादा होती हैं, तो बच्चे का इतना डेवलप हो नहीं पाता और वो इतना एब्स्ट्रैक्ट सोच नहीं पाता। तो हमें उनकी मेंटल लेवल के हिसाब से आइटम्स को सेलेक्ट करना है, वही पढ़ाना है। टेस्ट में सब 3 चीज़ें होती हैं, जो कि बच्चे की यूटिलिटी हो, उसमें टेस्ट उसी का लिया जाना चाहिए जिसकी यूटिलिटी हो। जैसे कि अभी बीएड हम कर रहे हैं तो उसमें पेडागोजीज ज़्यादा पूछी जाती हैं, कॉन्सेप्ट्स कम पूछे जाते हैं। जैसे कि कॉन्सेप्ट जैसे नरेशन हो गया, वॉइस हो गई, ग्रामर के कुछ पोर्शंस हो गए, उसमें ये नहीं पूछा जा रहा है कि ये क्या होते हैं, इसमें ये पूछा जा रहा है कि पेडागोजी पढ़ाओगे कैसे, इसको क्लास के अंदर प्रोज को कैसे पढ़ाओगे, कैसे आप बच्चे को ग्रामर रीडिंग कैसे करवाओगे, मतलब एक तरीके का मेथड पूछा जा रहा है, पेडागोजी तरीका पूछा जा रहा है। तो ये यूटिलिटी है, ये हमारे यूज़ के लिए है। हमें सब्जेक्ट का नॉलेज है, ठीक है, पर हमें पेडागोजी का नॉलेज दिया जा रहा है कि पेडागोजी पढ़ाना कैसे है। तो यूटिलिटी कहीं ना कहीं यूटिलिटी बेस्ड है, प्रैक्टिकल होना चाहिए, ठीक है, करके देख मतलब कि बच्चा करके भी देख पाया है, ठीक है, वैलिड होना चाहिए, उसके हिसाब से होना चाहिए, उसकी मतलब कि करियर ओरिएंटेड होना चाहिए। कोई भी चीज़ पढ़ा रहा है क्लास में टीचर, ठीक है, तो ग्रामर ये जो होती है, या फिर हम स्पीकिंग स्किल की बात कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारी पूरी लाइफ में काम आती हैं। हम कम्युनिकेट अच्छे से कर पाते हैं, हम किसी को ध्यान से सुन पाते हैं। अगर हमारी ये स्किल्स डेवलप होती हैं तो हमारा ये वैलिड कहलाएगा कि कोई भी लर्निंग जो है वो अच्छी, मतलब अगर टेस्ट हो रहा है तो वो वैलिडिटी है उसकी, वो हमारी लाइफ में काम का है। रियलेबिलिटी होनी चाहिए, रियल होना चाहिए। तो ये होते हैं टेस्ट के कुछ, जैसे कि यहाँ पे लिखे मेंटल एज के हिसाब से ऑब्जेक्टिविटी, रियलिस्टिक, वैलिडिटी, इजी स्कोर हो जाना चाहिए बच्चों के द्वारा, क्लियरली इंस्ट्रक्ट करना चाहिए, टीचर को बताना चाहिए कि क्या पूछा गया है और कैसे करना है ना।
LSRW को फोकस किया जाना चाहिए, वही टेस्ट होना चाहिए जो पढ़ाया गया है। डिफ़िकल्ट तो ये सब बताया गया है कि गुड टेस्ट के कुछ ये होते हैं। आज के टाइम के जो प्रेजेंट एग्जामिनेशन सिस्टम है इंग्लिश का, मतलब कि जो इंग्लिश को आज के टाइम में, मॉडर्न टाइम में कैसे एग्जामिन किया जाता है, बच्चों की जो क्लास टेस्ट है वो कैसे लिए जाते हैं, तो हम सबको पता है कि भाई ये पुरातन संस्कृति चलता आ रहा है कि ट्रेडिशनली अगर हम देखें तो जो इंग्लिश है उसको सिर्फ राइटन टेस्ट पे देखा गया। कभी भी आपकी स्पीकिंग स्किल या फिर आपकी जो है लिसनिंग स्किल्स को कभी भी तवज्जो नहीं दी जाती, उसका कोई टेस्ट नहीं होता। लिसनिंग स्किल का कोई टेस्ट नहीं होता, स्पीकिंग स्किल का कोई टेस्ट नहीं होता, रीडिंग का भी कोई टेस्ट नहीं होता। बल्कि यहाँ पे टेस्ट किसका होता है, मोर और मोर किस पे बेस्ड है, रिटन बेस्ड है। तो ये जो है इसको हमें हटाना है। तो हमें बताना है कि प्रेजेंट सिस्टम कैसा है। सिस्टम ऑफ जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम का जो सिस्टम है, ठीक है, वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। हम सब जानते हैं कि जो जो लर्नर है उसकी जो लिसनिंग स्किल है या स्पीकिंग स्किल है उस पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती। और इंग्लिश नाइदर भी लिसनिंग है, स्पीकिंग है, रीडिंग है, इस पर तो फोकस ही नहीं किया जाता। टीचर की जो ऑब्जर्वेशन है वो सिर्फ और सिर्फ रिटन पे रहती है। और लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी अगर देखनी है तो हमें सब के ऊपर प्रॉब्ली इररिलेवेंट है। जैसे कि रिटन बेस पे हम क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर्स, ऑब्जेक्टिव टाइप्स के हो जाते हैं, थोड़ा सा ग्रामर पोर्शन डाल देते हैं। पर अगर हम बात करें ये रिटन जो बेस्ड है वो तो प्रॉपर हो रहा है। राइटिंग हम अच्छे से एक्सेस कर सकते हैं, बच्चे की जज कर सकते हैं। बट अगर हम बात करें उसकी स्पीकिंग स्किल है या फिर जो लिसनिंग स्किल है, रीडिंग स्किल है, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, ये इसमें बोला गया है। और मतलब कि जो इंग्लिश है, मतलब कि उसकी जो असेसमेंट करनी है वो प्रॉपरली नहीं हो पाती है, चहुमुखी नहीं हो पाती है ना। सिलेबस जो है वो पूरी, मतलब कि एक तरीके का ऐसा सिलेबस क्रिएट होना चाहिए जिसमें बच्चे की हर एक एबिलिटीज़ को इम्प्रूव किया जाए, उसकी जो वीकनेसेस हैं उसमें होना चाहिए। आज की जो टेस्ट होते हैं या फिर जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो रेलिवेंट नहीं होते, जो उनकी लाइफ से कनेक्टेड हैं, रेलिवेंसी नहीं होती। क्वेश्चंस कवर ओनली स्मॉल सैम्पल ऑफ स्किल्स। तो जो कुछ भी क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं उसमें थोड़ा बहुत आपका पूछ लिया, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन वाला पूछ लिया पोर्शन, ठीक है, रीडिंग वाला पोर्शन आपका हो जाता है। और ऑब्जेक्टिव टाइप्स में क्या होता है कि 4 ऑप्शंस होते हैं तो बच्चा उसमें तुक्का मारता है, गैसेस लगाता है, और ये भी कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है, उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो तुक्का मारता है। एलिमिनेशन टेक्निक्स के साथ क्या करता है, करेक्ट करने की कोशिश करता है। रिटन टेस्ट जो है वो क्रैमिंग को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, मतलब कि एक तरीके का, जैसे अभी हमारा एग्ज़ाम है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं पेडागोजिकल बेसिस है। अगर हम कहें कि उसमें हम ऑथेंटिक चीज़ लिखें, क्वेश्चंस के रिलेटेड पूरा का पूरा चेपा मार दें, तो कहने का मतलब है एक तरीके का हमने क्या की है, क्रैमिंग की है। कुछ वर्ड्स हमने क्रैम करने पड़ते हैं, तो वही हम लिख रहे हैं क्वेश्चन, वही उससे ही हमारा जज हो रहा है कि हमें कितनी नॉलेज है, ठीक है। तो क्रैमिंग कहीं ना कहीं क्या होती है, ज़्यादा वो रिक्वायर्ड होती है ऐसे एग्ज़ाम्स के लिए। तो आज के टाइम में रिटन एग्ज़ाम इस तरह से हो रहे हैं। अब इस समय में इतनी सारी हम डिफ़िकल्टीज़ देख रहे हैं, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स देख रहे हैं प्रेजेंट सिस्टम में, तो हमें क्या ज़रूरत है, टीचर को क्या करना है। तो टीचर को सबसे पहले तो गोल सेट करने पड़ते हैं। कोई भी लेसन प्लानिंग से पहले क्या करता है, वो ऑब्जेक्टिव सेट करता है, ठीक है। उससे पता होना चाहिए कि मुझे कौन सी स्किल को डेवलप करना है, ठीक है। उसको जो भी स्किल सिखानी है उसको स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड कर दे, पोर्शन में डिवाइड करके धीरे 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 क्या करे, वो उसको इम्प्लीमेंट करे क्लास के अंदर, ठीक है। टीचर शुड नो हिज गोल्स, वो अपने गोल्स को जाने और रिड्यूस दैम टू सिंपलेस्ट एलिमेंट्स। और इतना बड़ा गोल लेके सीधा मतलब उसी के मतलब एक ही पोर्शन पे ना चलता जाए, सब पोर्शन को इक्वली मतलब कि ध्यान में रखे, चाहे वो स्पीकिंग हो चाहे वो लिसनिंग हो, हर एक एक्टिविटी को बैलेंस रूप में रखे, ये होता है इसमें। टीचर शुड नो, टीचर को पता होना चाहिए कि क्या एबिलिटी वो टेस्ट कर रहा है बच्चे के अंदर, ठीक है। टेस्ट अब कैसे लेना है, कौन सी स्किल को वो देखने का प्रयास कर रहा है। मान लो कि अगर रीडिंग, अगर वो चाहता है कि बच्चे की रीडिंग में फ्लुएंसी आई, उसकी प्रोनाउंसिएशन, पॉजेज, पंचुएशन का कहाँ इस्तेमाल करना है, कैसे उसका प्रयोग करना है, कैसे वो पढ़ना है, रीडिंग अलाउड, या फिर ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो रीडिंग में काम आती हैं, बच्चे को
कॉम्प्रीहेंड कर पाए, रीडिंग का पोर्शन अच्छे से वो रिसेप्ट कर पाए, रिसीव कर पाए इन्फॉर्मेशन क्या लिखी हुई है। तो एक तरीके का क्या हो रहा है कि स्किल पे जो भी टेस्ट कर रहा है वो, ठीक है ना, उसे पता हो कि मैं इस स्किल को क्या कर रहा हूँ, टेस्ट कर रहा हूँ बच्चे की। तो बच्चे के लिए ऐसे टेस्ट फ्रेम करे जाएं जिसमें उसकी लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन बढ़े, मतलब कि वो कोई ऑडियो उसको सुनाई जाए और फिर वो बोले कि भाई अब बताओ आपने कितने वर्ड आपको याद है ना। स्पीकिंग एबिलिटीज़ को चेक करना है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को, राइटिंग एबिलिटीज़ को। तो इस तरह की क्या है, फ्रेम करे वो टेस्ट। तो ये जो है वो लिंग्विस्टिक स्किल्स को कैटर करती है कि एक तरीके का बच्चे की लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी लानी है तो ये स्किल्स तो आनी ही चाहिए ना। ईच एबिलिटी शुड, बच्चे की एबिलिटी ऐसे मतलब उसको मेजर करो सो दैट कि वो अपनी जो रियल सर्कमस्टांसेस है, रियल लाइफ सिचुएशंस है, उसमें वो क्या कर पाए, टैकल कर पाए, उसका यूज़ कर पाए। ठीक है, टीचर ऐसे क्वेश्चंस बनाए जिसमें कोई भी एम्बिक्विटी ना हो, मतलब कि अस्पष्टता, कि बिल्कुल भी एम्बिग्विटी ना हो। क्वेश्चंस रेलिवेंट होने चाहिए, इररेलिवेंट नहीं पूछे जाने चाहिए। टीचर जो भी क्वेश्चन बना रहा है ऑब्जेक्टिव टाइप्स के, तो ऐसे बनाओ, ऐसे ऑप्शंस रखो उसमें कि उसमें ना कोई चांसेस ही ना रहे कि बच्चा उसमें एलिमिनेट करके कुछ उस तक पहुंच जाए। ऐसे मतलब सिमिलर होने चाहिए। आजकल आप कोई भी ऑब्जेक्टिव देखोगे ना तो उसमें ऐसा लगता है कि आंसर सभी हो सकते हैं इसके, मतलब कि गैसिंग का कोई बहाना ही नहीं है, एलिमिनेशन तो हो ही नहीं सकती। तो मतलब सिमिलर काइंड ऑफ क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस बनाने के लिए वो चाहिए होती है रिसर्च या फिर डेप्थ अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है। शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस रिक्वायर शॉर्ट आंसर्स, जिसमें हमें क्या करना है, सब्जेक्टिविटी को रिमूव करना। सब्जेक्टिविटी क्या होती है, सब्जेक्टिविटी होती है कि अपने ही उसमें अपना भाव रखना कि मेरा कल्चर है तो मुझे इसी को प्रमोट करना है इस लैंग्वेज के थ्रू। नहीं, सब्जेक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए आपके क्वेश्चंस में। ठीक है, तो यही होता है हमारा जो टेस्ट्स वगैरह होते हैं कैसे लेने हैं, कौन क्या क्या उसमें वैलिडिटी होनी चाहिए। तो टेस्ट क्या होते हैं, सबसे पहले तो टीचर अपनी एबिलिटीज़ को चेक करता है ना। एग्ज़ाम से हमें पता चलता है कौन सा मेथड बेटर था, जज ओन एबिलिटी, डेवलप स्किल्स बच्चे ने डेवलप की नहीं की, टीचिंग मेथड कौन सा सही रहेगा, डिफ़िकल्ट एरिया क्या है, कौन सा सिलेबस का डिफ़िकल्ट एरिया इसको रिमूव करना है, किसको एंटर करना है, कौन सा टेस्ट लेना चाहिए, जो पढ़ाया है वही टेस्ट लेना चाहिए। कैसे टेस्ट को हम गुड टेस्ट कह देंगे कि जिसमें जो LSRW है चारों की चारों स्किल्स इम्प्रूव हों। क्लियर इंस्ट्रक्शंस बच्चे को देने चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस दो जिससे बच्चा मोटिवेट हो, है ना। वैलिड होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए और ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, मेंटल लेवल के हिसाब से होना चाहिए। आज के टाइम में जो प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम है, हम जिसमें इंग्लिश को कैसे असेस किया जाता है, तो जिसमें कोई LSR जो है उसको तो असेस ही नहीं किया जाता, सिर्फ रिटन किया जाता है। और क्वेश्चन जो होते हैं उसमें यही ये है कि एम्बिग्वियस क्वेश्चंस होते हैं, एम्बिग्वियस क्वेश्चन होते हैं जो कि रिलेवेंट क्वेश्चंस नहीं होते। ठीक है, अस्पष्ट तरीके से क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चंस जो होते हैं वो मतलब कि अच्छे से बच्चे की जो स्किल है उसको एक्सेस नहीं कर पाते, एसेस नहीं कर पाते। गेस करता है बच्चा, गेसिंग करता है, क्रैमिंग करता है, ये सब चीज़ें जो है वो लैंग्वेज को प्रोफिशिएंट नहीं बनाती। ठीक है, तो टीचर को क्या करना चाहिए ऐसे में, टीचर को अपने जो गोल्स हैं, जो भी वो स्किल एक्सेस करना चाहता है बच्चे की, वो अपने अच्छे से उसको फ्रेम करना चाहिए एलिमेंट, छोटे छोटे एलिमेंट्स में बैलेंस अप्रोच में क्या करना चाहिए, सबको प्रोवाइड करना चाहिए। स्पीकिंग स्किल पे ध्यान देना चाहिए बच्चे की, ऐसे फ्रेम टेस्ट करने चाहिए टीचर को कि जिससे कि टीचर हर चीज़ क्या कर सके, उसकी वैल्यूएट कर सके, चाहे वो लिसनिंग हो, रीडिंग हो, राइटिंग हो, हर प्रकार की। ठीक है, ऐसे स्किल सिखाओ जो रियल सर्कमस्टांसेस में बच्चा क्या करे, उसको यूज़ कर पाए अपनी, और क्वेश्चन में कोई भी एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। एम्बिग्विटी वर्ड याद कर लेना, अस्पष्ट क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, रेलिवेंसी होनी चाहिए उसमें। ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन ऐसे बनाओ, उसमें ऐसे ऑप्शंस रखो जो मतलब कि सभी लगे कि यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो कोई गेस के चांसेस नहीं रहता, एलिमिनेशन की कोई बात नहीं होती। ठीक है, और क्वेश्चन जो लॉन्ग आंसर्स बना रहे हैं, शॉर्ट आंसर बना रहे हैं, उसमें बच्चा अपनी डेप्थ अंडरस्टैंडिंग नॉलेज को इम्प्लीमेंट करे, क्रिटिकली सोच पाए, उसके पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स है ना, और कैसे इसको कॉन्क्लूड करना है। उसमें बच्चा ना सब्जेक्टिविटी को टीचर अपनी ना ऐड करे। ठीक है, ये होता है इसका, हमारे जो टेस्ट हैं और एग्जामिनेशन है इस तरह से वैल्यूएबल होते हैं।
आगे हमारी बात आती है इवैल्यूएटिव डिवाइसेस। इवैल्यूएशन तो हमें पता ही है कि जैसे कि हम कोई भी बच्चे की जो क्वालिटी है, जो भी उसने स्किल अडॉप्ट की है, उसको हम चेक करने की कोशिश करते हैं। तो इवैल्यूएशन मतलब कि जिसमें हम सिस्टमेटिकली क्या करते हैं, किसी चीज़ को कलेक्ट करते हैं, फिर हम बच्चे की एनालिसिस करते हैं, उसको पार्ट्स में डिवाइड करके फिर उसमें पूरा विवेचन करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कहाँ पे बच्चा गड़बड़ हो गया है ना, इंटरप्रेटेट करते हैं कि अच्छा यहाँ पे सही है, यहाँ पे गलती है, और फिर वो इन्फॉर्मेशन को हम गैदर करते हैं। मतलब पूरा ही साल हम क्या कर रहे होते हैं, टेस्ट लेते हैं, ठीक है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवाते हैं, उसमें ऑब्जर्वेशन के मेथड से बहुत सारे हमने डाटास कलेक्ट किए होते हैं, ठीक है, उसकी जो ग्रेड्स होते हैं एकेडमिक्स और को करिकुलर सब तरीके से जो भी एक्टिविटी इंग्लिश में करवाई गई हैं, जो भी गेम्स खिलवाई गई या फिर एक्टिविटीज़ करवाई गई, लिसनिंग, डिबेट, फिर डिस्कशंस, कॉन्वर्जेसन, जो भी करवाया गया रिलेटेबल इंग्लिश लैंग्वेज, तो हम क्या करते हैं, उसको कलेक्ट करके एक जगह हमने क्या किया, इसको कलेक्ट किया, सारे जो रिकॉर्ड्स थे इसका कलेक्शन, इसको हमने क्या किया, फिर धीरे धीरे हम क्या करते हैं, इसका एनालिसिस करते हैं, पार्ट्स में डिवाइड करके हम इसको एनालाइज करते हैं और हर एक पार्ट्स को देखते हैं, यहाँ पे बच्चा गड़बड़ हुआ, यहाँ पे, फिर हम क्या करते हैं, एक ओवरऑल क्या करते हैं, इंटरप्रिटेट करने की कोशिश करते हैं, इस इन्फॉर्मेशन को एक थोरोली जानने का प्रयास करते हैं, इसी को कोई भी प्रोग्राम, ठीक है, जो भी आप सीख रहे हो, जज करते हैं कितनी आपकी मतलब पिछले साल से आप कितना क्या कर पाए हो, स्पीकिंग स्किल्स को डेवलप कर पाए हो, है ना। इस प्रोसेस से क्या करते हैं, बच्चे की इफ़ेक्टिवनेस को जज किया जाता है, एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जाता है। और मतलब कि इसमें 6 की फैक्टर्स हैं, 6 की फैक्टर, मतलब कि क्या क्या करता है टीचर। तो पहले तो सिस्टमैटिकली कलेक्ट करता है जो भी इंफॉर्मेशन उसको मिली है, चाहे वो एक्टिविटीज़ के थ्रू हो, चाहे वो उसकी क्लास में ऑब्जर्वेशन हो, चाहे वो करिकुलर एक्टिविटीज़ हो, उसने एनुअल फंक्शन में कितना पार्टिसिपेट किया, कितना वो प्रखर है बोलने में, कितना वो डिबेट में पार्टिसिपेट करता है, मतलब कि हर तरीके से हम उसको एवेलुएट करते हैं, मतलब चौमुखी तरीके से 360 एवेलुएशन हम उसकी करते हैं। तो सिस्टमैटिकली 6 तरीके से 6 फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं जिसमें हम इवेलुएशन कर रहे हैं बच्चे की। तो सिस्टमैटिक कलेक्शन करते हैं इन्फॉर्मेशन की, फिर हम उसको भागों में डिवाइड करके, मतलब पार्ट्स में डिवाइड करके हम उसको क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं कि कहाँ पे गड़बड़ हो गई, फिर हम उसको इंटरप्रेटेट करते हैं, मतलब कि हम समझने का प्रयास करते हैं, फिर उसकी इफ़ेक्टिवनेस जज करते हैं कि अच्छा यहाँ पे इसको और मदद की ज़रूरत है, यहाँ पे रेमेडी की ज़्यादा ज़रूरत है, यहाँ पे इसको ये यहाँ पे परफेक्ट है। तो हम क्या करते हैं, जज करते हैं, और इस तरह से जो भी कोर्सेज में कुछ ऐड करना है, कुछ रिमूव करना है, इस तरह से हम करते हैं। और फिर आउटकम तो हमें मिलता ही है कि अगर हम देखते हैं इतने अच्छे अच्छे स्पीकर्स देखते हैं, इतने अच्छा ऑथर्स देखते हैं, राइटर्स देखते हैं, स्पीकर्स देखते हैं, ऑरेटर्स देखते हैं, पोएट्स देखते हैं, ठीक है। तो ये कैसे है, उनकी जो इवेल्युएशन टेक्नोलॉजी है, मतलब कि इवेल्युएशन टेक्नोलॉजी मतलब कि इवेल्युएटिंग करने की जो प्रक्रिया है वो बराबर तरीके इवेल्युएशन, इसमें ये जो 6 फैक्टर हमने पढ़े ये हम होता है, ठीक है। हाँ, और इसमें जो मतलब जो भी कोर्स दिया जाता है, टीचर उसको कोर्स को पढ़ाता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम, और टीचिंग कोर्स के थ्रू बहुत सारे एम्स सेलेक्ट किए जाते हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं, और बिहेवियर में चेंजेस लाने की बात होती है कि बच्चे की जो लिसनिंग स्किल है, जो भी वो टीचर पढ़ाना चाहता है, जो भी उसने एम किया है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, उस पर ध्यान दिया जाता है। और इसी मतलब कि अगर ये डेवलप हो रही हैं तो अटेन मास्टरी, इन्हीं 4 स्किल्स में अगर मास्टरी हो जाए तो बच्चे की, जो कहने का मतलब है कि टाइप्स ऑफ टेस्ट की बात हो रही है, मतलब कि अब कौन कौन से टाइप हैं इसके, कि कैसे एग्ज़ाम हम लेते हैं। तो 2 तरीके से एग्ज़ाम को मेज़र किया जाता है, मतलब बच्चे की जो एबिलिटी है उसको 2 तरीके से असेस किया जाता है। तो ओवरऑल अगर देखें तो ओरली, दूसरा हम रिटन तरीके से। तो ओरली मतलब कि जैसे कि वाइवा वगैरह होते हैं, प्रैक्टिकल्स होते हैं, या फिर आपको करके कुछ दिखाना है, ठीक है। तो अब हम अंग्रेजी की बात करें, इंग्लिश की बात करें, तो ओरल टेस्ट कैसे होंगे, जैसे कि प्रोनाउंसिएशन, रीडिंग अलाउड करवा देगा टीचर, ठीक है, रीडिंग के लिए बोलेगा कि ज़ोर से बोलो, ठीक है, कोई पिक्चर दिखा देगा और बोलेगा कि चलो इसके बारे में कुछ बताओ, है ना। तो इस तरह से ओरल टेस्ट लेगा। रिटन हो गया वही जिसमें लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, ऑब्जेक्टिव टाइप्स। तो यही है जो मेन हमारा हमने पढ़ना है इसमें। तो ओरल टेस्ट होते हैं जिसमें
क्या किया जाता है, आपकी स्पोकन लैंग्वेज मतलब कि आप कितना इफ़िशिएंटली बोल पाते हो। तो टीचर ऐसे सेट ऑफ टेस्ट तैयार करता है जिसमें बच्चा बोलता है, ठीक है। उसकी स्पोकन इंग्लिश को जज किया जाता है कि वो कितना ओवर द 2 और 3 ईयर्स हो गए इसको अपनी अपग्रेड होते हुए अपनी ग्रेड्स में। तो मतलब कि एक क्लास से दूसरी क्लास में जा रहा है, तो देखते हैं इसकी इवैल्यूएशन, देखते हैं चेक करके कि इसकी स्पोकन इंग्लिश कितनी बेटर हुई है। तो जैसे कि हम हाँ, कोई भी इंग्लिश सीखते हैं तो उसमें टाइम तो लगता ही है बच्चे को, ठीक है। 5 साल हो गया बच्चे को सीखते हुए, तो हम उसकी वैल्यूएशन करते हैं, ठीक है। तो बिगिनिंग में तो बच्चा थोड़ा थोड़ा तो अटकेगा ही ना। तो टेस्ट जो होते हैं मोस्टली ओरल होते हैं, जो भी हम स्पोकन इंग्लिश के होते हैं, ठीक है। जिसमें रिटन टेस्ट होता है उसमें हमें लिखना पड़ता है, ठीक है, अपनी क्वालिटीज़, उसमें क्रिएटिविटी हम करते हैं, ऐड करते हैं। ओरल टेस्ट जो होता है बच्चे की एबिलिटी को बढ़ाता है, फ्लुएंसी कितनी है, प्रोनाउंसिएशन कैसा है, वो कितना फ्लुएंटली बोल पाता है, उसकी इंटोनेशन, स्ट्रेस कहाँ पे देना है, कहाँ पे रुकना है, कितना उसमें मतलब कि अपनी जो एक्सेंट है उसको कितना वो ट्रेस कर रहा है, टीचर उसको करेक्ट करेगा टाइमली, है ना। तो एक तरीके का ओरल टेस्ट क्या है, आपकी एक तरीके का स्पोकन लैंग्वेज को इंक्रीज़ कर रही है, आपकी मेजर कर रही है, आपका ओरल एक्सप्रेशन कैसा है, आप कितना क्लियर बोल पाते हो, आप रुक रुक के बोलते हो, ठीक है। इस तरह से ओरल टेस्ट लिया जाता है। तो ओरल टेस्ट में आपकी एबिलिटीज़ को क्या किया जाता है, जज किया जाता है कि आप कितना मतलब कि बोल पाते हो। तो लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसमें लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन मतलब कि पहले तो आप सुनोगे ना, आपको कोई ऑडियो सुनाई जाती है तो आप उस ऑडियो को फिर आपको डिक्टेट करना है कि आप कितना उसको कॉम्प्रीहेंड कर पाए, कितना एक्टिवली आपने लिसन किया। दूसरा होता है इसमें स्पीकिंग, जितना आप सुनते हो ना, कान में आप जितना सुनोगे कोई भी भाषा को क्लियरली सुनोगे या फिर किसी भी प्रोफिशिएंट स्पीकर को सुनोगे, तो आपकी एक्सप्रेसिव स्किल्स भी इम्प्रूव होती हैं, ठीक है। जैसे लोगों को आप सुनोगे वैसा ही आपका जो है स्पीकिंग स्किल बढ़ जाता है। जो लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन है, ठीक है, लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन मतलब इसमें बच्चे को सुन के मतलब कि देख देख के या फिर सुन के क्या करना होता है, कॉम्प्रीहेंड करने की कोशिश करें। कॉम्प्रीहेंड मतलब उसको समझने, इंटरप्रिटेट करना, अंडरस्टैंड करना। तो टीचर क्या करता है, लार्ज पिक्चर डिपिक्ट करता है, मतलब कि कुछ सीन्स लाता है, ठीक है। उसमें कोई एक लड़की ट्रेन रेलवे स्टेशन में जा रही होती है, ठीक है, कोई भी पिक्चर हो सकती है उसमें। तो एक्शन हो रहा होता है उसमें कुछ, तो बच्चा क्या करता है, उस पिक्चर को देख के समझाता है कि इसमें एक लड़की क्या कर रही है, ट्रेन में चढ़ रही है। तो एक तरीके का क्या होता है, पिक्चर को देख कर क्या करता है टीचर, बहुत सारे सीन्स या फिर लार्ज पिक्चर जो होती है वो डिपिक्ट करता है, बच्चे को दिखाता है, और फिर बच्चा उसको कुछ फ्यू स्टेटमेंट बोलनी होती हैं उसको देखकर। तो ये एक तरीका हो सकता है कि कैसे हम ओरल टेस्ट ले सकते हैं बच्चे का। स्टोरी कंप्रीहेंशन जिसमें टीचर क्या कर रहा है, स्टोरी बता रहा है और आस्क क्वेश्चन, मतलब कि एक क्वेश्चन मतलब स्टोरी बता के क्या कर रहा है, क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसके नीचे रख रहा है कि भाई ऐसे ऐसे हमने बताओ इस स्टोरी से आपने क्या सीखा, इस स्टोरी में पलोनी कौन थी, या फिर इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, स्टोरी बता के बच्चे को क्वेश्चन का आंसर देना होता है। ये भी एक तरीके का इम्पॉर्टेंट एंड अच्छा एलिमेंट है। बॉडी मोशन टेस्ट मतलब कि कुछ फिजिकल एक्शन करके टीचर बताएगा और वो एक्शन करते हुए बच्चा उसको डिक्टेट कर रहा है, ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं। रिटन आंसर मतलब राइटिंग आंसर टू द स्टोरी, कुछ स्टोरी उसने देखी और वो उसको क्या करेगा, राइट करेगा, ठीक है, उसको उसके रिलेटेड क्वेश्चन वही आ गया ये। तो इसके बाद टेस्टिंग एक्सप्रेशन एबिलिटी, तो मतलब कि बच्चा बोल कितना पाता है, उसको एक्सप्रेस करना किस तरह से आता है। तो प्रोड्यूसिंग डिफरेंट साउंड्स, जैसे कि सिमिलर साउंड्स होते हैं, होमोफोन्स होते हैं ना, जो सिट सियर, पुल पूल, तो इस तरह से वाइन वाइन, तो इस तरह से जो है वर्ड की प्रोनाउंसिएशन चेक की जाती है टीचर के द्वारा। तो जैसे पिक्चर को डिस्क्राइब करना, वो भी एक तरीके का क्या होता है, उसमें 3 और मोर सेंटेंसेस को क्या करना है, उसको अपनी भाषा में बताने हैं। कन्वर्सेशन करवाती है टीचर, कोई भी पिक्चर को देखकर बोलती है कि बोलो इसके बारे में कुछ बताओ, है ना।
टीचर दो बच्चे आपस में कॉन्वर्सेशन करते हैं कोई कॉमन टॉपिक पे, तो उसको भी हम क्या करते हैं, कन्वर्सेशन चेक करते हैं बच्चे की रीडिंग अलाउड, मतलब कि रीडिंग ज़ोर ज़ोर से बोल, मतलब कि ज़ोर ज़ोर से नहीं, मतलब कि प्रॉपर तरीके से बोलना, ठीक है। रीड अलाउड सम सेंटेंस, कुछ सेंटेंस प्रॉपरली बोल के दिखाओ, जैसे रीडिंग करवाती है टीचर, तो वैसे ही। डिस्क्राइबिंग एक्शंस, कुछ एक्शंस फिजिकल एक्शन टीचर के द्वारा परफॉर्म किए जाएंगे, उसको बच्चे को एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि एक तरीके का छोटी मोटी एक्टिविटीज़ करवा के टीचर क्या कर रहा है, अपनी एक्सप्रेशन स्किल्स या फिर उसकी लिसनिंग स्किल को इम्प्रूव कर रहा है। दूसरा हमारा फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये हमारे इसमें भी है कि जिसमें रिटन टेस्ट लिया जाता है बच्चे का। तो ये तो हमारी पुरातन संस्कृति से चलता आ रहा है कि भाई इस पे ही हमारा, इस तरह से हमारा टेस्ट हो रहा है, जिसमें ऐसे टाइप्स होते हैं जिसमें सब्जेक्टिव होता है, मतलब एक तरीके का आपको लैबोरेटिवली एक ऐसे टाइप में लिखना होता है, लॉन्ग आंसर्स आपको दिए जाते हैं, उसमें आपको डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि वाई, है ना। तो वाई का आंसर लॉन्ग हो सकता है, जैसे कि इवेलुएट, डिस्क्राइब, क्रिटिकली एनालाइज, क्रिटिकली एनालिसिस, कमेंट्री, इस तरह से जो क्वेश्चंस होते हैं वो लॉन्ग आंसर्स में होते हैं। इसमें लगभग आपको 3-4-5 पेजेस को कंप्लीट करना होता है। इसमें आप अपनी डेप्थ अंडरस्टैंडिंग बच्चे की चेक की जाती है, ठीक है। तो एक तरीके का ऐसे टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें शॉर्ट आंसर्स भी होते हैं, शॉर्ट आंसर जिसमें आपको फैक्चुअल आंसर्स देने होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स में सिर्फ आपकी ऑब्जेक्टिव में एक वर्ड होता है, उसको आपको ढूंढना होता है, तब भी आपको अगर नॉलेज होगी सब्जेक्ट की तो ही ना आप उसको ढूंढ पाओगे। तो इसके बाद हमने ऐसे टाइप्स के बारे में थोड़ा जानकारी लेना है कि ऐसे टाइप्स के क्वेश्चंस कैसे होते हैं। इस टेस्ट में क्या होता है, टीचर क्या करता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं शॉर्ट ऐसे में, ठीक है। एक तरीके का टेस्ट किया जाता है आपकी जो क्रिटिकल, जो भी आपकी मतलब क्रिटिकल थिंकिंग को असेस किया जाता है कि आप कितना सोच पाते हो, उस सब्जेक्ट, उस नॉलेज आपको कितना है एक टॉपिक के बारे में, तो उसको असेस किया जाता है। ऐसे टाइप्स के क्वेश्चंस में इनक्रेज किया जाता है आपकी क्रैमिंग को, रोट मेमोरी को, मतलब कि एक तरीके का आपने रटा हुआ होता है कुछ पार्ट ऑफ पोर्शन, जो आपने वही चेपना होता है, तो रोट मेमोरी को इन्हेंसमेंट मिलती है रिटन ऐसे से, मतलब या ऐसे लिखने से। इसकी जो ड्रॉबैक यही है कि इसमें सब्जेक्टिविटी होती है। अब जो मार्कर, मतलब कि जो भी आपको मार्किंग करता है, जो भी आपने लिखा है, ठीक है, तो वो अपनी मर्ज़ी से चेक करता है। उसका मन है तो वो डेप्थ में पढ़ेगा, नहीं मन है तो वो ऐसे ही ऐसे ऐसे करके वो आगे बढ़ता चला जाएगा। तो मतलब कि एक तरीके का क्या है, यहाँ पे सब्जेक्टिविटी होती है, जो स्कोर होते हैं वो रियल नहीं होते, है ना। एग्जामिनर उसको अपने मन से चेक नहीं कर रहा, उसको फटाफट 500 शीटें चेक करनी है तो वो इतना ध्यान से नहीं पढ़ता, ठीक है। तो पॉइंट्स इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि आप पॉइंट्स में लिखो, तो पॉइंट्स में जो होता है वो आपको बढ़िया से चेकिंग होती है आपकी पॉइंट्स में, सिर्फ पॉइंट्स ही पढ़ता है वो, ठीक है। तो इसीलिए द क्वेश्चंस इन दिस टेस्ट ऑफन वेग, ठीक है, वेग होते हैं। रेलिवेंसी है आपकी आज की रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में उसकी कोई रेलिवेंट नहीं है। स्मॉल पोर्शन ऑफ जो भी चैप्टर होता है उसको ही कवर किया जाता है इसमें। हर चीज़ तो एक्सेस नहीं कर सकते ना, मतलब एक यूनिट है तो उसमें कई चार टॉपिक्स हैं, तो चारों टॉपिक इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। ये होता है कि इसमें चारों ही असेस नहीं हो रहे हैं, सिर्फ एक ही पोर्शन क्या हो रहा है, असेस हो रहा है बच्चे का। तो ये कहीं ना कहीं शॉर्ट कमिंग होती है ऐसे टाइप के क्वेश्चन की। इसमें बच्चा अपने आइडियाज़, एक्सप्रेशंस को ऑर्गेनाइज करता है, क्रिएटिवली भी लिख सकता है, ऐसा भी नहीं है कि इसकी ड्रॉबैक्स ही हैं, तभी ये रेलिवेंट है आज के टाइम पे भी। इसमें क्या होता है ना, अपने अपने तरीके से अपना एक्सप्रेसिव और क्रिएटिवली इंसान लिख सकता है। कुछ अपने पॉइंट्स हो, कुछ अपनी रेलिवेंसी हो, जो फैक्ट फिगर्स हैं उसको रटना पड़ता है। तो ये कुछ इसके शॉर्ट कमिंग्स हैं। शॉर्ट आंसर्स क्या होते हैं, जिसमें कोई भी टेस्ट होता है वो आपको लिखना होता है बिल्कुल ही क्रिस्प और मतलब फैक्चुअल, फ्यू सेंटेंसेस में क्या करना होता है, आंसर करना होता है। इसकी एडवांटेज ये है कि इसमें ज़्यादा पेजेस आपको नहीं भरने हैं, सिर्फ टू द पॉइंट जो भी पूछा गया है वही आपको लिखना होता है। शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ऑब्जेक्टिव टाइप्स के होते हैं, वो मतलब क्या है, मतलब शॉर्ट आंसर टाइप्स टेस्ट हैव एडवांटेज बोथ ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप्स टेस्ट एंड ऐसे टाइप्स।
मतलब कि इन दोनों की क्या है इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो जो शॉर्ट आंसर्स टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं उसमें दोनों की एडवांटेजेस होती है। मतलब कि एक तरीके का ना जो शॉर्ट आंसर्स होता है ना उसमें हम ऐसे को भी मतलब ये ऐसे को भी इंक्लूड कर लेते हैं और हमारी ऑब्जेक्टिव टाइप्स के मतलब कि उसमें फैक्ट को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं और ऐसे मतलब कुछ हम अपना भी आइडिया लिख सकते हैं। तो इसमें दोनों की एडवांटेज कहाँ पे है, शॉर्ट में। तो शॉर्ट हुआ ना अच्छा। तो दे आर एग्जैक्ट एंड स्पेसिफिक वांट स्पेसिफिक एग्जैक्ट आंसर्स। मतलब ये क्या होता है, ये जो शॉर्ट आंसर्स होते हैं ना उसमें हमें एग्जैक्ट लिखना होता है, स्पेसिफिक चीज़ लिखनी होती है। कुछ भी अनाप शनाप नहीं लिख सकते हम, अपनी अपनी आइडियोलॉजी नहीं लिख सकते उसमें। मतलब जो कुछ पूछा ना एग्जैक्ट वही लिखना होता है, एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये होता है हमारे शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर के जो है स्टूडेंट गिव देयर आंसर इन शॉर्ट टाइम एंड फुल अलर्टनेस। मतलब कि शॉर्ट एक क्वेश्चन दिया है तो उसमें हमें 3-4 लाइनों में ही अपने आंसर को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो हमें ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखना होता। ऑब्जेक्टिव टाइप्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें दे इंट्रोड्यूस टू रिमूव द शॉर्ट कमिंग्स एंड डिफेक्ट ऑफ ऐसे टाइप्स। मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप्स में क्या होता है कि जो हमें बड़े पन्ने लिखने हैं या फिर शॉर्ट में लिखना है तो ये क्या होता है कि एक क्वेश्चन होता है और चैप्टर पढ़ाया है तो उसमें से अगर हमें डेप्थ अंडरस्टैंडिंग चेक करनी है बच्चों की तो ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन बेस्ट रहते हैं जो कि ईजी रहते हैं। और जो ऐसे टाइप्स की मतलब कि इतना लंबा टाइम भी नहीं लगता और जल्दी जल्दी इसका हो भी जाता है। और दे आर बेस्ड ऑन लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चन रिक्वायरिंग वेरी शॉर्ट आंसर्स, ठीक है। दे आंसर समटाइम्स आर ओनली इन द फॉर्म ऑफ येस एंड नो, कि जस या फिर नो, ट्रू एंड फॉल्स या फिर मैच द फॉलोइंग्स या फिलअप्स या फिर रिकॉल टाइप्स टेस्ट होते हैं जिसमें कि बच्चे को क्या करना होता है, सिर्फ रिकॉल करना होता है कि इसमें क्या आना था। जैसे कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो सिर्फ उसको रिकॉल करना है, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन दे दिए व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, ऑप्शन दे दिया आगरा, या फिर इस तरह से जो है हम क्या करते हैं सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने की कैपेबिलिटीज़ या फिर रिकॉल टाइप्स के कंप्लीशन टेस्ट, ट्रू एंड फॉल्स टेस्ट, और भी इसमें होते हैं मल्टीपल चॉइस को MCQs होते हैं, जो MCQs हम कहते हैं ना। और फिर मैच द फॉलोइंग्स होते हैं, जो कॉलम्स होते हैं हमें मैच करके देखने होते हैं। और इसमें मतलब कि क्या होता है, ये तो आपको पता ही है कि कैसे हम मैच द फॉलोइंग। जैसे रिकॉल में कोई भी फिलअप्स होते हैं, डैश इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो हमने क्या किया, कोई भी मेमोरी को रिकॉल करने की कैपेबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। इसमें हमें आंसर देना होता है यस या फिर नो के फॉर्म पे, और इजी रहता है, जल्दी हो जाता है, टाइम सेविंग होता है। इसमें चॉइस टेस्ट होते हैं, करेक्ट आंसर देना होता है, मैचिंग द फॉलोइंग्स, ये तो हमने किया ही। तो ये जो टेस्ट होते हैं ना ऑब्जेक्टिव टाइप्स के टेस्ट होते हैं जो फ्रेम किए जाते हैं बच्चे की चेक करने की, नॉलेज चेक करने के लिए, सब्जेक्ट में कितना नॉलेज है उसका।